भूमिगत पुलिस स्टेशन। विजयपुर नामक गांव में संजू नाम का एक लुटेरा रहता था। वो बहुत ही खतरनाक लुटेरा था। वो अपनी गैंग के साथ मिलकर आसपास के सभी गांवों में लूटमार करता था। संजू और उसकी गैंग की दहशत के मारे कोई भी अंधेरे में बाहर नहीं निकलता था। अरे भैया जल्दी घर चलो, अंधेरा होने वाला है। अगर कहीं संजू की गैंग मिल गई तो वो हमें मार ही डालेगी। हाँ हाँ भैया जल्दी चलो। लोगों की दहशत देखकर संजू बहुत खुश होता था। देखा कितना डरते हैं मुझसे ये लोग। जाओ तुम लोग मजे करो, किसी को भी लूटो और कुछ भी करो। सरकार ने उस गांव में पुलिस स्टेशन बनाने की कई बार कोशिश की, लेकिन संजू ने पुलिस स्टेशन बनने से पहले ही मजदूरों को वहां से भगा दिया और वहां पे पुलिस स्टेशन बन नहीं पाया। एक बार विजयपुर में काफी बड़ा मेला लगता है। पड़ोस के गांव से विनोद नाम का एक पुलिस ऑफिसर उस मेले में आता है। तभी वहां संजू की गैंग आ जाती है और लूटमार करने लगती है। और संजू और उसकी गैंग के जाने के बाद वो लोगों से पूछता है, अरे भैया ये लुटेरे यहाँ खुलेआम लूटपाट करते हैं, क्या यहाँ पुलिस चौकी नहीं है? अरे नहीं साहब, पुलिस चौकी तो ये लुटेरे बनने ही नहीं देते हैं। बनने से पहले ही मजदूरों को मार के भगा देते हैं। सरकार भी क्या करे। विनोद वहां से जाने के बाद सरकार से सिफारिश करता है और कहता है कि वो वहां पर एक भूमिगत पुलिस चौकी बनवाएगा जिसकी भनक चोरों को लगने नहीं देंगे। सरकार उसकी बात मान लेती है और विजयपुर में भूमिगत पुलिस चौकी बनने का काम शुरू हो जाता है। संजू के गैंग को पता नहीं चलता और कुछ ही समय में वहां पे भूमिगत पुलिस चौकी बनकर तैयार हो जाती है। अब विनोद कुमार अपने सिपाहियों के साथ मिलकर भेष बदलकर आसपास के गांव में घूमने लगता है और उन्हें जहां भी चोर मिलते हैं उन्हें पकड़कर भूमिगत पुलिस चौकी में बंद कर देते हैं। अपने चोर साथियों के गायब होने से संजू चोर परेशान हो जाता है। अरे क्या हो गया, मेरे साथी कहाँ गायब हो रहे हैं? पता करो, जाओ जगह देखो। लेकिन विनोद जग्गा को पकड़कर भी बंद कर देते हैं। अब संजू को बाहर आना ही पड़ता है। पुलिस उसे चारों ओर से घेर लेती है और विनोद इंस्पेक्टर उससे कहते हैं, संजू तुम्हारा खेल खत्म हुआ, तुम्हें पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया है, तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। पुलिस संजू को पकड़ लेती है। पकड़े जाने के बाद संजू इंस्पेक्टर विनोद से पूछता है, इंस्पेक्टर साहब पकड़ तो मुझे लिया, लेकिन ये तो बता दो कि आप लोग यहाँ पर आए कैसे? यहाँ तो कोई पुलिस स्टेशन भी नहीं है। चलो बच्चू, तुम्हें सब पता चल जाएगा। यहाँ भूमिगत पुलिस स्टेशन है जहाँ तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और इस तरह भूमिगत पुलिस स्टेशन बनने के कारण संजू चोर के आतंक से आसपास के गांवों को छुटकारा मिला और सभी लोगों ने इंस्पेक्टर विनोद की तारीफ की। ट्रैक्टर ट्रेन विशाल नारियल। एक गांव में गीता नाम की औरत अपने बेटे के साथ रहती थी। अपना परिवार पालने के लिए वो नारियल की खेती करती थी, लेकिन उसके खेत में लगने वाले नारियल बहुत छोटे छोटे थे जिन्हें कोई खरीदना पसंद नहीं करता था। इस तरह समय बीतता गया। गीता का बेटा बड़ा हो रहा था। माँ को दुखी देखकर उसके बेटे ने कहा, माँ तुम दुखी मत हो, मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ दूंगा, कोई काम ढूंढ लूंगा। और वो पढ़ाई लिखाई छोड़कर शहर में एक ट्रांसपोर्टर के यहाँ काम करने लगा। उसी गांव में मनीष नाम का एक ट्रैक्टर चलाने वाला रहता था। वो बहुत ही चालाक और होशियार था। एक बार ऐसे ही मनीष ने पुराने ट्रेन के डिब्बे से एक बहुत लंबी ट्रैक्टर ट्रॉली बना ली। वो उस ट्रॉली को लेकर गांव में आया। मनीष गांव के सभी किसानों से सब्जियां, फल, फ्रूट वगैरह उसी ट्रॉली में ले जाकर शहर बेच दिया करता था। एक दिन गीता ने मनीष से कहा, बेटा मनीष, क्या तुम मेरे नारियल भी शहर जाकर बेच दोगे? अरे क्या कह रही हो गीता मौसी, तुम्हारे छोटे से नारियल कौन खरीदेगा? मनीष की बात सुनकर गीता दुखी हो जाती है और वो नदी किनारे बैठकर रोने लगती है। तभी नदी में से एक परी निकलती है। गीता उस परी को सारी बात बताती है। गीता की बात सुनकर परी गीता को जादुई पानी देती है। रोना बंद करो, ये लो, ये पानी अपने नारियल के पौधों में डाल देना, मीठे और बड़े बड़े नारियल होंगे। शुक्रिया परी, जल परी। गीता ने परी को धन्यवाद कहा
और वो पानी ले जाकर उसने अपने नारियल के पेड़ों में दे दिया। अगले दिन सुबह गीता के नारियल जो छोटे छोटे थे वो बहुत विशाल हो गए थे। इतने विशाल नारियल देखकर सभी गांव वाले हैरान हो गए। नारियल देखकर मनीष के मन में लालच आ गया। उसने गीता से कहा, अरे मौसी, तुम कह रही थी ना अपने नारियल बेचने को, लाओ मैं तुम्हारे नारियल ले जाकर शहर बेच देता हूँ। तभी वहाँ खड़े गीता के बेटे ने मनीष से कहा, भैया आप रहने दो, आपकी ट्रॉली बहुत पुरानी है और हमारे नारियल बहुत बड़े। जिस ट्रांसपोर्ट कंपनी में मैं काम करता हूँ मैंने वहाँ से ट्रक मंगवाए हैं, एक नारियल एक ही ट्रक में जाएगा। लेकिन मनीष जिद करने लगा तो गीता ने अपने बेटे को इशारा किया और मनीष को सबक सिखाने की सोची। मनीष जैसे ही वो विशाल नारियल लेकर निकला उसकी ट्रॉली टूट गई और वो सिर पकड़कर रोने लगा। उसकी हालत देखकर सभी गांव वाले उस पर हंसने लगे। ये देखकर गीता ने उससे कहा, अरे मनीष, ये तो तुम्हारे कमाए हुए बुरे कर्मों का नतीजा है। अगर तुम गलत काम न करते तो आज यूं लोग तुम पर हंसते नहीं। गीता के बेटे ने नारियल खुद ले जाकर शहर में बेचे और उससे काफी पैसे कमाए। दोनों माँ बेटा गांव में खुशी खुशी रहने लगे। जाइंट मोटर बाइक वर्सेस मिनी मोटर बाइक। पतलनपुर नाम के एक गांव में माधवन करके एक बाइक मैकेनिक रहता था। उसको 2 बेटे भी थे, लंबू और छोटू। लंबू नाम के हिसाब से बहुत ही लंबा, मोटा और तगड़ा था, लेकिन छोटू अपने नाम पे बिल्कुल जाता था। वह हाइट में बहुत ही छोटा था। इसीलिए लंबू के पास एक बड़ा सा जाइंट बाइक था। उसके टायर भी बड़ा ट्रैक्टर के टायर जैसे थे, लेकिन छोटू की बाइक बहुत छोटी थी, अपने भाई के बाइक के सामने चींटी जैसे दिखती थी। एक दिन जब लंबू और छोटू अपने पापा के रिपेयर शॉप में काम कर रहे थे, एक लड़की स्वप्ना वहां पर आती है। अरे कोई है, मेरी बाइक खराब हो गई है, स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, जरा देखिए तो। तभी लंबू अपना रुबाब दिखाने के लिए छोटू से ऐसा बोला, ए छोटू, क्या घिस रहे हो? जाओ जाकर देखो, कस्टमर आया है, जाकर कुछ फायदे की काम करो। तभी छोटू जाकर स्वप्ना के बाइक को देखता है और 5 ही मिनट में रिपेयर कर देता है। मैडम, जरा सी स्पार्क प्लग में प्रॉब्लम है, ठीक कर दिया है, अब कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। स्वप्ना पैसे देकर वहां से चली जाती है। तभी लंबू ने ऐसा बोला, ए छोटू, मुझे उस लड़की से प्यार हो गया है, तुम मेरे नाम पे एक लव लेटर लिख के तुम दे दो और उसको हर रोज फॉलो करके तुम मेरे बारे में अच्छी तरह उससे बोलो। भैया, जिससे प्यार हुआ है लेटर उसी को देना है। ज्यादा बकवास मत करो वरना कान के नीचे एक दूंगा, चल हट। छोटू जैसा ही उसके भाई ने बोला वैसा ही करता है। एक लव लेटर लिख के स्वप्ना को देता है और हर रोज स्वप्ना के पीछे फॉलो करके देखता है। कुछ दिन के बाद स्वप्ना अपने मम्मी और पापा को लेकर माधवन के घर आती है। वहां पर छोटू और लंबू भी थे। तभी स्वप्ना ने ऐसा बोली, पिताजी, ये है छोटू जिससे मैं प्यार कर रही हूँ। इसने मुझे लव लेटर देके मुझे हर रोज फॉलो करके देखभाल भी किया है। मैं इससे ही शादी करूंगी। स्वप्ना की बातें सुनकर लंबू हैरान हो जाता है। क्या बोल रही हो? प्यार तो मैंने तुमसे किया है, लव लेटर मैंने लिखने के लिए बोला। क्या रे छोटू, तुमने उस पर मेरा नाम नहीं लिखा क्या? भूल गया भैया। ये सब देखकर स्वप्ना के पापा ने ऐसा बोला, एक बोल रहा है कि मैंने प्यार किया है, लेकिन मेरी बेटी तो छोटू को प्यार किया है। इसीलिए एक काम करेंगे, आप दोनों के बीच में एक बाइक रेस लगाएंगे। जो जीतेगा मेरी बेटी उसी से शादी करेगी। ऐसा ही लंबू अपने बड़े जाइंट बाइक को लेकर और छोटू अपना छोटा बाइक को लेकर रेस के लिए शुरू हो जाते हैं। लंबू अपने बड़े बाइक पे बहुत आगे निकल जाता है, लेकिन बीच रास्ते में पेट्रोल खत्म होने की वजह से रुक जाता है। उसके पीछे ही छोटू धीरे धीरे अपनी छोटे बाइक पे आ जाता है। अरे छोटू, थोड़ा पेट्रोल मुझे देना, मेरे बाइक में पेट्रोल खत्म हो गई है। अरे भैया, तेरे बाइक में पेट्रोल भी तेरे अक्ल जैसी है। हा 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 हा। ऐसा बोलकर छोटू आगे निकल जाता है
और रेस भी जीत जाता है। तभी माधवन छोटू और स्वप्ना की शादी धूमधाम से कर देता है और लंबू अपने बड़े बाइक को उपहार के रूप में छोटू को देता है। और तब से स्वप्ना और छोटू बड़े बाइक पे घूमकर खुशी से रहने लगे। बिगफुट ऑटो रेस। नारायणपुर नाम के एक गांव में शांताराम और तुकाराम करके दो ऑटो ड्राइवर रहते थे। दोनों अच्छे दोस्त भी थे। दोनों मिलकर ऑटो ड्राइवर एसोसिएशन खोलते हैं और बस स्टैंड के बाजू में ही उनका ऑटो स्टैंड लगा देते हैं। लेकिन शांताराम को सब जानते थे, तुकाराम को कोई भी नहीं पहचानता। जो भी सवारी आता था शांताराम के ऑटो को ही पूछकर उसमें चले जाते थे। एक दिन शांताराम ने ऐसा बोला, यार तुकाराम, अगले हफ्ते जनवरी 26 है। मालूम है ना कि वह रिपब्लिक डे है। उस दिन सारे देश में झंडा वंदन भी करते हैं। क्यों ना हम भी कुछ अनोखे तरीके से रिपब्लिक डे मनाएं? अरे यार, आइडिया तो बहुत अच्छा है। बोलो क्या करेंगे? यार मैं सोच रहा हूं कि हम एक ऑटो की रेस लगाते हैं। इससे हमारे ऑटो ड्राइवर भाइयों में एकता और दूसरों के सहाय करने का भाव भी बढ़ जाएगा। ऐसा बोलकर शांताराम और तुकाराम सारे ऑटो ड्राइवर्स को बोल देते हैं कि 26 जनवरी को एक बड़ा ऑटो का रेस होगा। उस दिन तुकाराम घर जाते ही ये सोच में पड़ गया कि रेस को कैसे जीतें। वह हर हाल में रेस को जीतना चाहता था, क्योंकि उसको सारे गांव में मशहूर जो होना था, ताकि सारे गांव के लोग उसको और उसके ऑटो को पहचान सके। तभी वह देखा कि उसका बेटा सोमू एक कार से खेल रहा था। उसका बेटा जो बहुत ही बुद्धिशाली था, उसने कार की छोटे पहियों को निकालकर बड़े बड़े पहियों को लगा देता है। तभी उसको देखकर तुकाराम ने ऐसा पूछा, अरे सोमू, ये तुमने क्या किया? कार की असली पहियों को निकालकर बड़े बड़े पहिए क्यों लगा दिया? पापा जी, आपको मालूम नहीं क्या? बड़े पहिए लगाने से गाड़ी अच्छी चलती है। हम बहुत तेजी से जा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि मेरी गाड़ी मेरे दोस्तों की सारी गाड़ियों में से बिल्कुल ही अलग है। तभी तुकाराम के मन में एक ख्याल आता है। अगले ही दिन तुकाराम जाकर उसके ऑटो का टायर निकालकर ट्रैक्टर के बड़े बड़े पहिए लगा देता है। जब 26 जनवरी ऑटो का रेस का दिन आया, सभी उस बिगफुट ऑटो को देखकर दंग रह जाते हैं। ट्रैक्टर का टायर लगाने से उसका ऑटो बहुत ही ऊंचा हो जाता है, सारे ऑटो में से अलग दिखता है। शांताराम ने रेस को एक झंडा हिलाकर शुरू कर दिया। तभी तुकाराम का ऑटो सबको पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है और तुकाराम रेस भी जीत जाता है। तभी शांताराम ऐसा बोला, बधाई हो तुकाराम, तुमने बहुत ही अच्छा ऑटो तैयार किया है। ये लो तुम्हारा इनाम 10,000 रुपए। तब से तुकाराम का बड़े पहिए वाला बिगफुट ऑटो सारे गांव में मशहूर हो जाता है। सभी लोग उसमें सवारी करके मजे करते हैं।